इतनी देर के बाद हम लोग पहुंचे हैं अपने पहले चैप्टर के, जो पहली बुक है अपनी व्यवसाय अध्ययन की, उसके आखिरी वीडियो पर। और बहुत सारी चीजें देख ली हैं, काफी कुछ इंपॉर्टेंट भी था, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। व्यवसाय और पेशा और रोजगार, इसमें क्या अंतर हम लोगों ने देखा था। और अब व्यवसाय किसी को शुरू करना है तो उसको क्या क्या चीजें करनी होती हैं, और किसी भी तरह का व्यवसाय, उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी तरह का व्यवसाय आप करोगे तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उन सारी चीजों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला तो आपको यही पिक करना होता है कि व्यवसाय किस चीज में किया जाएगा, किस क्षेत्र में किया जाएगा, कौन कौन सी चीजें ऐसी होती है जो डिसाइड कराती हैं। तो एक तो ये हो जाता है कि भाई जो भी आपका, जिसको व्यवसाय स्टार्ट करना है उसको उस क्षेत्र में रुचि भी है या नहीं है। तो क्या हो जाता है, रुचि। अब सिर्फ इच्छा तो बहुत है लेकिन ज्ञान नहीं है तो भी समस्या है। तो क्या आ जाता है, फिर ज्ञान भी हो, ठीक है, तकनीकी ज्ञान भी हो, बाकी क्षेत्रों का भी ज्ञान हो, कई बार लीगल जो भी इंफॉर्मेशन है उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद से आप ये देख पाते हो कि इस वाले फील्ड में लाभ अर्जित करने की संभावना है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं है यहाँ पर ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, आप पैसे कमा ही नहीं पाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑलरेडी, देखिए, व्यवसाय में लाभ कमाना बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लाभ कमाना नहीं है लेकिन बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। हम लोगों ने व्यवसाय के उद्देश्य की बात की थी। और ऐसे ही जो ग्राहक हैं उन लोगों की तरफ से आप देखो कि उनकी क्या नीड्स हैं, वो आप फुलफिल भी कर पाओगे। मान लीजिए आपको ज्ञान भी है किसी चीज का, आपकी रुचि भी है वो काम करने की, लेकिन ग्राहकों को जो डिमांड है वो आप कर नहीं पाओगे फुलफिल। तो आप इन सारी चीजों को सोचने के बाद से ये सोचते हो कि किस व्यवसाय में घुसा जाए, ठीक है। तो यहां पर स्वरूप का मतलब ये है कि किस तरह का व्यवसाय हो, कौन सा व्यवसाय आप करोगे, किस चीज का काम स्टार्ट करोगे, ठीक। अच्छा, दूसरा, फर्म का आकार कितना बड़ा हो। तो फर्म का आकार में 3-4 फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो ये होता है कि भविष्य में क्या जो आप कम काम कर रहे हो उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्या उसकी मांग बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो आप धीरे धीरे सोचते हो कि हम धीरे धीरे अपने फर्म का साइज बड़ा करते जाएंगे, ठीक है। तो भविष्य में संभावनाएं कैसी रहेंगी उस पर निर्भर करेगा। फिर जोखिम की मात्रा, अगर कोई ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, तो आप क्या करते हो, उसका छोटे साइज में काम करते हो कि अगर रिस्क हो भी गया तो थोड़ा ही रहेगा, है ना, थोड़े ही पैसे का नुकसान होगा। बहुत बड़ा काम डाल दिया और वो बहुत ही रिस्की सेक्टर में आप काम कर रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो जोखिम जितना ज्यादा है उतना ही साइज आपका छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए। फिर एक टर्म है, मैंने इसको इंग्लिश में ही लिखा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन टर्म है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप बिजनेस को बड़ा करते जाते हो वैसे वैसे जो औसत लागत है वो कम होती जाती है, हमेशा नहीं, बहुत सारी फील्ड्स में। जैसे आपको अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाना है तो आपने बांध बनाया और उसके बाद से काम कर रहे हो, है ना। आपको बिजली का कोई दूसरा थर्मल पावर प्लांट लगाना है तो थर्मल पावर प्लांट में भी ऐसा होगा कि आप बड़े स्तर पर काम कर रहे होगे, बहुत ज्यादा मेगावाट या फिर गीगावाट का पावर प्लांट आपने लगाया तो उसमें जो लागत है काफी कम आएगी, ठीक। तो आप वहां पर अगर आप अपने अकेले होकर के काम करना स्टार्ट करो, हालांकि अब सोलर पावर बहुत अच्छे से कंपीट करना स्टार्ट कर चुकी है और एलॉन मस्क साहब भी उसमें बहुत काम कर रहे हैं। रूफ टाइल्स की बात थी, वो कभी अलग बता दूंगा। लेकिन आप ये समझिए कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर आपको तब ही फायदा हो पाएगा जब आप बहुत बड़े स्केल पर काम कर रहे होगे, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे फील्ड में चले गए तब तो आपको बहुत सारा बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, तो फर्म का साइज भी बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का सिर्फ इतना मतलब है कि जितना बड़ा करते जाओगे उतनी चीज सस्ती होती जाए, है ना। जितना आप ज्यादा चीजें बना रहे हो उतना ही ऐसा नहीं कि जितना ज्यादा बना रहे हो तो टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी लेकिन एवरेज कॉस्ट, औसत लागत कम होती जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है। ऐसे ही व्यवसाय की प्रकृति क्या है और उसका प्रकार कौन सा है ना। माइनिंग का काम करना है, खनिज पदार्थों को निकालना है, वो भी छोटा काम नहीं है। अब कई ऐसे काम होते हैं जो एक अकेला इंसान कर सकता है, कई ऐसे काम होते हैं जो एक अकेला इंसान कर ही नहीं सकता है, तो वो भी डिसाइड कर देता है ना। जैसे आपके पास कोई अपना स्किल है, पेशा करने का काम, जितने भी पेशे हैं, प्रोफेशंस हैं, आप डॉक्टर हो, आपने क्लिनिक खोल करके बैठ के अपना दुकान चला रहे हो, लेकिन आपको कुछ ऐसा काम करना है जो एक इंसान कर ही नहीं सकता। कुछ भी सकता, कुछ भी आप बना रहे हो, कोई भी फैक्ट्री होगी उसमें एक इंसान कर ही नहीं सकता है काम। तो होटल्स भी आप चला रहे हो तो भी हो जाएगा कि खाना बनाने का काम किसी और का है। रेस्टोरेंट की अगर बात करते हैं, होटल में तो कोई एक मैनेजर भी होगा, सारी चीजों को देखेगा, साफ सफाई करने वाले लोग होंगे। तो किस तरह का बिजनेस उस पर डिपेंड करता है। तो फर्म का आकार क्या होगा ये इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन ये काम भी डिसाइड तो किसको करना पड़ेगा, जो भी हमारा व्यवसाय शुरू करने जा रहा है, ठीक है। ऐसे आ जाता है कि स्वामित्व के स्वरूप का चयन क्या होगा। स्वामित्व का स्वरूप, अगला जो हमारा चैप्टर आएगा उसमें इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
कई चीजें होती हैं। स्वामित्व का स्वरूप का मतलब क्या होता है? एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने बहुत सारे दुकानदारों के जो दुकान होती है उसके बाहर लिखा रहता है, प्रोप्राइटर का नाम लिखा रहता है। तो प्रोप्राइटर का मतलब ऐसा है कि जो अकेला मालिक है। तो दुकान चलाने वाले ज्यादातर लोग, एक इंसान होता है, कोई मालिक रहता है। फिर एक चीज होती है साझेदारी, जिसमें 2 या 3 लोग आ जाते हैं साथ में, है ना। 50 तक आ सकते हैं, लेकिन 3, 4, 5 लोग मिलकर के साझेदारी में काम कर रहे होते हैं कि प्रॉफिट होगा तो सब लोग इस हिस्से में बांट लेंगे, नुकसान होगा तब भी इस हिस्से में बांट लेंगे। तो वो कुछ डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, तो साझेदारी में नॉर्मली सोचो कोई क्यों जाएगा? क्योंकि साझेदार में क्या हो जाएगा, 2-3 फायदे होंगे। एक तो ये फायदा होगा कि ज्यादा लोग पैसे इकट्ठे कर पाएंगे। तो कुछ बड़ा काम करना है तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। साथ में साझेदार का एक और फायदा क्या है? एक और फायदा ये है कि हो सकता है कि मुझे उस चीज की जानकारी नहीं है जो मेरे एक साझेदार को है, तो मेरा साझेदार वो वाला काम देख रहा है, उसको मार्केटिंग की अच्छी जानकारी है, मुझे प्रोडक्ट बनाने की अच्छी जानकारी है, तो हम लोग साथ में काम करेंगे तो दोनों का फायदा हो जाएगा, है ना। तो ये वाली चीज भी होती है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि साझेदारी में आपको थोड़ी बहुत लिखा पढ़ी करानी पड़ती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन उससे बड़ा नुकसान ये है कि जब तक आप अकेले दुकान चला रहे हो तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो। अब साझेदार भी आ गए हैं तो आपको उन सारे लोगों की बात भी सुननी पड़ेगी, है ना, उनकी भी बात माननी पड़ेगी, तो आप अकेले डिसीजन नहीं ले पाओगे। ऐसे ही कंपनी फॉर्म आ जाता है, संयुक्त पूंजी। इसमें 2 प्रकार होते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन कंपनी में तो कोई भी मालिक बन सकता है, ठीक है। पब्लिक कंपनी में तो पब्लिक जनता भी हो सकती है, आप भी शेयर्स खरीद दीजिए किसी कंपनी के तो आप भी मालिक बन जाएंगे। तो होता क्या है, उसमें तो बहुत सारे लोग मालिक हैं, प्रबंधन अलग कोई कर रहा होता है। आप मालिक हो लेकिन आपके पास शेयर्स हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, बस आप मालिक हो, ठीक है, आपके पास शेयर्स हैं। काम देखने वाले लोग मैनेजर्स हैं, जैसे सुंदर पिचई साहब गूगल के सीईओ हैं, तो वो काम देख रहे हैं, है ना। ऐसे एचडीएफसी बैंक है तो उसमें भी अभी एक बहुत सक्सेसफुल बैंकर बोले जाते हैं। ऐसे ही रवनीत गिल साहब पहले ड्यूश बैंक में हुआ करते थे, फिर यस बैंक में ट्रांसफर हुआ था उनका, उसके बाद से यस बैंक की हालत खराब हुई तो वहां से निकल गए वो, और निकाल दिया गया। इस तरह की चीज हुई। तो होता क्या है कि प्रबंधन अलग रहता है, लेकिन उसमें बहुत सारा पैसा आप इकट्ठा करके काम कर सकते हो। तो किस तरह का स्वरूप होगा? एक अकेला ही मालिक रहेगा, या 5-6 लोग, 7 लोग, 8 लोग मिलकर के मालिक बन जाएंगे, जिसको साझेदारी बोली जाएगी, पार्टनरशिप बोलते हैं, या फिर हम एक कंपनी बनाएंगे। तो क्या होगा स्वरूप, उसकी बात करते हैं। इसी में 1-2 चीजें और आ जाती है। एक होता है कि हिंदू परिवार व्यवसाय कर रहा होता है, ठीक है, तो हिंदू फैमिली बिजनेस का भी एक फॉर्म आता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं इनको सीधा सीधा प्रॉफिट नहीं कमाना होता है, लेकिन एक संगठन की आवश्यकता होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोल लेते हैं, ठीक। तो वो सारी चीजें हम लोग अपने अगले चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। लेकिन किस तरह का स्वरूप होगा वो भी कौन डिसाइड करेगा? जो हमारा उद्यमी है। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। फिर उद्यम का स्थान, आपको कोई ऐसी सर्विस देनी है, टूरिज्म है ना, तो अब उदयपुर है, अच्छा शहर है, आपको उदयपुर में ही काम करना पड़ेगा। अगर आपको उदयपुर में टूरिज्म का काम करना था, ठीक है, उदयपुर में ही किसी चीज को आप दिखाना चाह रहे हो। ऐसे ही आप मान लीजिए दिल्ली स्पेसिफिक कुछ काम करना चाह रहे हो, तो फिर आपको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। यानी कि जो बाजार है जहां पर आप अपनी चीज को सेल करना चाह रहे हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे गुड्स हो, सामान हो, कुछ भी हो, वस्तु है या सेवा है, आप अपने बाजार से पास में रहोगे तो बाजार तक चीजों को पहुंचाने की लागत कम होगी, है ना। ऐसे ही आप ऐसी जगह पर हो जहां पर बहुत ही ज्यादा महंगाई है, जैसे मुंबई में आप कोलाबा रोड पर चले जाओ, मरीन ड्राइव पर जाओ, तो बहुत महंगी प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां पर काम करते हैं लेकिन वापस लौट करके दूसरी जगह पर आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर रहना बहुत महंगा है ना। तो ऐसा होता है कि आपको सस्ता सामान मिल जाए, सस्ता श्रमिक मिल जाए, आप जिन लोगों को सैलरी दे रहे हो वो लोग भी सस्ती, उन लोगों को भी बहुत ज्यादा पैसे ना देने पड़े। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। क्या है, कच्चा माल आपको आसानी से मिल जाए, श्रम यानी कि आपको जो भी काम करने वाले इंप्लॉइज है वो भी अच्छे से मिल जाए, बिजली आपको अच्छे से मिल जाए, सस्ती मिल जाए। पाकिस्तान में बिजली की बड़ी समस्या चल रही है अभी भी। अब चाइना के पैसा लेकर के कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं पावर प्लांट्स को, लेकिन अभी भी बहुत सारे बिजनेसेस को दिक्कत होती है। हमारे देश में भी ऐसा हुआ करता था, लेकिन हम लोग पिछले 8-10 साल से इलेक्ट्रिसिटी में सरप्लस है। हम लोग भूटान को, बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचते हैं, हमारे पास बिजली की कमी नहीं है। तो आप सोचोगे कि अरे बिजली तो अभी भी कटती है। तो हमारे यहाँ समस्या मालूम क्या है? समस्या ये है, दुख होता है इसको जान करके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजली के लिए पूरा पैसा देने का मन नहीं है। बिजली की चोरी भी बहुत होती है, कई लोग पूरा पैसा देने की अवस्था में नहीं है। तो लोग अगर पूरा पैसा देने लगे तो हमारे देश में पर्याप्त बिजली है अब, तो बिजली भी आपको सही से मिलनी चाहिए। ऐसे इंटरनेट आज बहुत जरूरी हो गया, हालांकि इसको संप्रेषण का हिस्सा माना जाना चाहिए, संप्रेषण बोले तो कम्युनिकेशन, लेकिन इंटरनेट भी आज के लिए टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको बैंकिंग की सुविधा मिल रही हो, यातायात की सुविधा हो, आप स्टोर कर पाओ अगर आपका कुछ सामान वाला मेन चीज है, और बाजार मतलब जहां पर आप बेचना चाहते हो वो सारी चीजें हो, वहां पर आप आसानी से पहुंचा पाओ, उसमें लागत ना बढ़ जाए। आपको सामान बेचना है दिल्ली में और आपकी दुकान है मुंबई में, ठीक, तो आप मुंबई से दिल्ली में रोज थोड़ी सामान बेचोगे, तो ये तो एकदम कॉमन सेंस है। तो होता क्या है कि आपको उद्यम का स्थान जो है ना, अगर आपने गलत चूज कर लिया तो क्या होता है, कई बार लागत बहुत हो जाती है, नुकसान होने लग जाता है, फायदा नहीं होता है, अननेसेसरी जो काम करने की जरूरत ही नहीं थी वो काम करने पड़ जाते हैं, ठीक है। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया कि यहाँ पर हम अपनी फैक्ट्री खोल लेते हैं, ठीक है, फैक्ट्री या कुछ भी किसी भी तरह का व्यवसाय हो सकता है,
ऐसे ही आपको वित्तीय व्यवस्था का बंदोबस्त करना पड़ता है। कितना बड़ा बिजनेस आप बनाना चाहते हो, ये सारी चीजें आपने डिसाइड कर ली, तो उसके लिए पैसा लेकर के आना पड़ेगा। हो सकता है आपको लगातार पैसे की आवश्यकता पड़ रही हो, तो आपको ऐसा रखना पड़ेगा कि नहीं, एक सोर्स हमें बना करके रखना पड़ेगा। फिर आपको कैसे उसको बांटना है लोगों में, कैसे सैलरी देनी है, कितने साल से सामान खरीदना है। तो इसमें 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट आती हैं। पहले तो आता है कितना चाहिए, कितना पैसा लाना है, क्या आता है कितना, ठीक। दूसरा आता है कहां से, स्रोत क्या होगा, ठीक है। बैंक से आप ला सकते हो, शेयर्स इशू करके लोगों से आप ला सकते हो, कुछ लोगों से आप और अलग तरह के इंस्टीट्यूशन से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, वहां से भी आप उधार ला सकते हो, है ना। आप डिबेंचर्स इशू किया सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में ऋण पत्र, वो इशू करके ला सकते हो। तो कहां से पैसे लेकर के आओगे, ठीक। फिर उसके बाद किस तरह से उसको उपयोग करोगे, किसको कितनी सैलरी दोगे, कौन सी चीज से कितना पैसा खर्च करोगे, किस चीज में, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी डिसाइड करनी होती है किसको, जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है। और इसमें वही है, क्यों जरूरत पड़ रही होती है, आप सीधी सी बात है भाई, आपको स्थायी और चालू संपत्तियां। स्थायी संपत्तियां क्या होती हैं, जमीन खरीदनी है, फैक्ट्री बनानी है, एक ऐसी मशीन खरीदनी जो बहुत समय तक रहेगी। तो स्थायी मतलब जो काफी लंबे समय के लिए चीज है। चालू में क्या हो जाएगा, आपको कोई सामान बनाना है, तो मान लीजिए कपड़े का आपका काम है, तो आपको धागा खरीदना रहेगा, है ना। धागे को आप धागे से ही तो बनाओगे आगे की चीजें। जैसे आपको कपड़ा बनाना है अगर, तो धागा आपके लिए हो गया चालू संपत्तियों में। ऐसे ही देनदार होते हैं कि आपने किसी को सामान बेचा, उससे आपको पैसे मिलने हैं, तो आपने जो सामान बेचा तो सामान बनाओगे कैसे, वो हो गया। साथ में सैलरीज को भी हम लोग इस तरह के जो 1 साल के अंदर वाले खर्चे होते हैं उनको हम लोग मान लेते हैं। आपको बिजली का बिल देना है, टेलीफोन का बिल देना है, तो बहुत सारे उसके लिए छोटे छोटे इक्विपमेंट्स खरीदने हैं। तो ये सारी इन्वेंट्री बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। बहुत सारी तो चालू संपत्तियां भी आपको चाहिए होती है और स्थायी भी चाहिए होती है। इसके लिए आपको चाहिए होता है पैसा, और पैसे के लिए उसी को पूंजी का आवश्यकता बोल सकते हो। कहां से, कितना, कहां से, और उसका उपयोग कैसे होगा, ये डिसाइड करना पड़ता है। फिर आपकी कोई भी किसी भी तरह का व्यवसाय हो, थोड़ी बहुत तो भौतिक सुविधाएं आपको रखनी पड़ती हैं। भौतिक सुविधाएं का मतलब क्या हुआ, कोई आएगा आपके यहाँ पर, आपने क्लिनिक भी खोला तो आप कुर्सी तो रखोगे उसके लिए, है ना, तो वो भी एक भौतिक सुविधा हो गई। पंखा तो होगा नहीं, तो वो गर्मी में बैठ करके परेशान हो जाएगा। अगर ज्यादा लोग आते हैं आपके यहाँ पर, तो आपको एक और रिसेप्शनिस्ट बैठाना पड़ेगा, जो उसको बताएगा कि हाँ आपने पैसे जमा कर दिए, फीस ले ली, फीस कलेक्ट करने के लिए किसी को रखना पड़ेगा, ठीक है। भौतिक सुविधाओं में यही है कि आप जो भी आप काम कर रहे हो, जिस स्केल का काम है, बहुत बड़ा है, तो आपको एक अलग से ऑफिस बनाना पड़ेगा। कौन लोग आपको विजिट करने आते हैं, हो सकता है आपने इतना बड़ा काम किया, आपके यहाँ पर पत्रकार आते हैं कि आपने कैसे ये काम किया, इस सारी चीजों को देखने के लिए। तो क्या होता है कुल मिला करके कि आपको सुविधाएं देनी पड़ती हैं, आपके लिए भी अच्छा रहता है, और साथ में वो स्मूथनेस लाता है, बिजनेस में स्मूथली चलता रहता है। ऐसे ही अगर आप प्लांट लगा रहे हो, आपको गुड्स पर ही डिपेंडेंट है, तो उसका लेआउट बनाना होता है। लेआउट मतलब समझ लो नक्शा, कहां पर आपका बॉयलर, अगर थर्मल पावर प्लांट है तो उसमें बॉयलर कहां पर है, चिमनी आप कहां पर लगाओगे, वही सारी चीजें। मतलब फैक्ट्री बना रहे हो तो कौन सी चीज कहां पर होगी। अभी एक गीगा फैक्ट्री है एलॉन मस्क साहब की, उनको बहुत पढ़ा है मैंने अभी रिसेंटली, काफी टाइम से फॉलो, बहुत टाइम से कर रहा हूं। तो वहां पर भी आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से कौन से इक्विपमेंट्स कहां पर रखे जाएंगे, ये सारी चीजें डिसाइड करना। तो इसको हम लोग बोल देते हैं प्लांट लेआउट। क्या होता है, प्लांट या प्लांट बोलो, लेआउट, संयंत्र अभिन्यास। ऐसे ही अगला पॉइंट आ जाएगा सक्षम एवं प्रतिबद्ध कामगार बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने कक्षा 11 की जो अर्थशास्त्र की किताब है उसमें 5th चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल की बात की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। होता क्या है कि अल्टीमेटली लोग ही तो काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो अगर आप कॉम्पिटेंट लोगों को नहीं ला पाए, सक्षम लोगों को नहीं ला पाए, और कमिटेड लोग नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है, उनके अंदर प्रतिबद्धता नहीं है, तो आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए अच्छे लोगों को लेकर के आना बहुत बड़ी बात है ना। अच्छे लोग हों, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत महंगे हो जाएं। अगर आप बहुत अच्छे लोगों को ले आए लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, और उतने ही अच्छा काम करने वाले बाहर से आपको अच्छे सस्ते में लोग मिल सकते हैं, तो भी समस्या है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें अच्छे लोग नहीं लाने, लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है क्या होगा कि हमें श्रम अवेलेबल भी हो, लेकिन श्रम बहुत महंगा भी ना हो। तो स्थान भी ऐसा हो कि हमें आराम से बहुत ज्यादा पैसे ना देकर के अच्छी क्वालिटी का श्रम मिल जाए, ये भी डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही अब अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा व्यवसाय जिसमें बहुत ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता है, एम्प्लॉइज की जरूरत है, तब को आपको ये वाला फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अलग अलग व्यवसाय होते हैं, कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसमें श्रमिकों की बहुत ज्यादा जरूरत है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कैपिटल यानी कि बड़ी बड़ी मशीन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो किस तरह का व्यवसाय है उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही आपको टैक्स बेस्ड पॉलिसीज के बारे में भी सोचना पड़ता है। आपको मालूम है इस टाइम पर दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले इंसान कौन है, जेफ बेजोस, और अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं एक तरफ से, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। और उन्होंने, जो अमेजॉन है, अमेरिका में बहुत टाइम तक टैक्स नहीं देती आई है। आप सोचोगे ऐसा कैसे, इतनी बड़ी कंपनी, इतना प्रॉफिट होता है तो टैक्स कैसे नहीं देती है। तो होता क्या है ना, देखो टैक्सेशन में बड़ा गेम होता है, कराधान, कई तरह के खर्चे आप करोगे, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का माना जाता है। और कोई भी देश चाहता है कि हमारे यहाँ पर रिसर्च अच्छे से हो,
कई तरह की ऐसी चीजें होती है कि आप इसमें पैसा दे रहे हो तो आपको कर नहीं देना पड़ेगा। तो कुछ अगर आपने टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छे से की है तो ऐसा नहीं कि आप टैक्स चोरी कर रहे हो। देखो, टैक्स चोरी करना अपराध है, लेकिन टैक्सेस को बचा ले जाना ये दिमाग वाला काम है। तो इसमें कई लोग उसको एक्यूज भी करते हैं कि आपको टैक्स देना चाहिए देश के लिए, सरकार के लिए, अमेरिका में ही, क्योंकि वहीं पर रजिस्टर्ड कंपनी है, लेकिन वो काफी हद तक टैक्सेस बचा लेते हैं। तो आप किस सेक्टर में जा रहे हो, वहां पर कहां पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, वो सारी चीज सोचना। कई बार ऐसा होता था, हमारे जब लाइसेंस राज हुआ करता था तो लाइसेंस की लागत आपको आसानी से मिल जाता था। अगर आप पिछले जगह पर फैक्ट्रीज लगाते थे, आपको टैक्सेस में भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाता था। तो इन सारी चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद से फिर आप क्या कर देते हो, धर्म चक्र प्रवर्तन। मैं बचपन में मैंने पहली बार पढ़ा था धर्म चक्र प्रवर्तन, तो गौतम बुद्ध जी के बारे में लिखा हुआ था कि सारनाथ में उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किया। मुझे प्रवर्तन का मतलब नहीं समझ में आया। प्रवर्तन मतलब होता है लॉन्च कर दिया, स्टार्टिंग कर दी। यहाँ पे धर्म का प्रवर्तन नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग उद्यम का प्रवर्तन कर रहे हैं। जो भी आप लॉन्च कर रहे हो किस चीज को, जो भी आप व्यवसाय कर रहे हो, तो लॉन्चिंग द बिजनेस, ठीक। तो ये वो सारी चीजें हैं जो नॉर्मली किसी भी व्यवसाय को स्टार्ट करने में आपको सोचना पड़ेगा। डिपेंड करता है, जैसे आपका प्लांट है ही नहीं, आप सर्विस दे रहे हो, तो आपको प्लांट का लेआउट नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज जो भी आप काम कर रहे हो मिलकर के, उसका तो लेआउट बनाना पड़ेगा। सर्विस भी आप दे रहे हो तो उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा कि कौन लोग कहां पर बैठेंगे, किस किस तरह के इक्विपमेंट चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ही आसान थी, हम लोगों ने देख लिया। तो इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोगों ने कवर किया है। कुछ लोगों से ऐसा स्टार्टिंग में भी फीडबैक आया कि इतना डिटेल में कौन पढ़ रहा है। देखो, ये बेस है, और बेस के साथ साथ आपको सब्जेक्ट की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनना स्टार्ट होती है ना, तो मजा आ रहा होता है। और आगे का जो चैप्टर, सेकंड चैप्टर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर बताना। हर चैप्टर, हर वीडियो की तरह नोट्स आपको मिल जाएंगे अपनी क्लास.in वेबसाइट पर भी। बाकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो वाइज लिंक मिलता है वो मिल ही जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और बस गर्दा उड़ाते रहिए। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।